Hello and welcome to our election results updates. And the latest is that the Prime Minister has arrived at the BJP headquarters and he's getting a very warm welcome by the supporters. And of course, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh are waiting to receive him at the headquarters. And there are flower petals all around. The supporters have gathered in large numbers. So, and he's about to sort of go and address the workers, the party workers and the supporters in general. But it is going to be a very interesting speech, what the Prime Minister is going to say today, because, this time around it's the NDA which is leading and not the BJP on its own. Asha ji, what do you say what do you think PM is going to say when he goes and addresses the supporters? PM has already hinted at what he's going to say, because he posted a tweet some time ago, and he's congratulating his Karyakartas, and he's thanking people for reposing their trust in him for the third consecutive term. And he has called his party's re-election as a historic occasion, because he's going to, as we all know, after Prime Minister Nehru, he's going to be the first Prime Minister to be re-elected a third time in a row. So I think his speech right now, it won't be a self-appraisal, but it will be praising his Karyakartas, praising the party and bucking them up and saying, well done. We have done well, there's no need for despair. And apparently, as he's entering, we can see the visuals. It's a very joyous environment, and he is covered in flower petals. And I think he's going to make a good memory of that occasion for his party workers who are assembled in large number in the BJP headquarters. Yes, आशमी साहब, बड़ा दिलचस्प होगा है सुनना प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच होगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं और वक्ता माने जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, और क्योंकि उनकी स्पीच, उनकी ओरेटरी स्किल्स जो हैं वो लाजवाब हैं, तो आज देखना दिलचस्प होगा कि आज वो किस तरह से एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो अब उतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग से बात नहीं करेंगे जितनी की उम्मीद हो रही थी कि बीजेपी परफॉर्म करेगी एज़ पर एग्जिट पोल्स, लेकिन वो अभी सही होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी नड्डा जी का बयान चल रहा है, अभी तुरंत आए हैं मोदी साहब, 2-3 मिनट का समय लगा हुआ है, और नड्डा जी अपनी बातें कह रहे हैं, और जो अभी तक हम लोग तक आवाज़ जो बातें आई हैं उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूती से सरकार बनाएंगे। एक बात ये, उनके साथ राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं मोदी जी के साथ, और बहुत हल्के मूड में हैं मोदी जी। आप बजाते हंस के बात कर रहे हैं। एक तो ये कि अब आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जो है बहुत जीवट आदमी है। अगर कोई भी बड़ा आफत आ जाए तो उसको अपने कार्यकर्ता पे या बाहर जाहिर नहीं होने देते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। निश्चित है कि उम्मीद से कम सीटें आई हैं तो वो उनको सीट बैक होगा, क्योंकि लीड वही कर रहे थे, लेकिन ये कार्यकर्ता पे जाहिर नहीं होने देना चाहते, इसलिए कि कार्यकर्ता का मोरल फिर डाउन हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत हल्के रंग से ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये हौसला अफजाई होगी कार्यकर्ताओं की, मोदी जी की तरफ से कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई होगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और ये जीत हार लगी रहती है, और इलेक्शन में तो जीत हार वो चलता ही रहता है, कभी 10 सीटें आगे हो जाती हैं, कभी 10 सीटें पीछे हो जाते हैं। अभी तक के जो रुझान है बड़ा फिर वही है कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं उसी के आसपास आंकड़े घूम रहे हैं, और अभी तक जब हम लोग बात कर रहे थे, पहला जब लाइव शो हो रहा था उसमें हम लोगों ने कहा था कि शाम को बात करेंगे जब आसमान साफ़ हो जाएगा, आंकड़े साफ़ हो जाएंगे। अब 8 बज रहा है, आज अभी तक भी कोई आंकड़े साफ़ नहीं हुए, तो फिर भी अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार बीजेपी सरकार में होगी। जी बिल्कुल। और अब क्योंकि जेपी नड्डा अपने एड्रेस कर रहे हैं पूरे वर्कर्स को, और फरीद साहब, कल प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की 11 बजे एक मीटिंग बुला ली है, और ये क्योंकि और प्रधानमंत्री हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उनके चेहरे पे बल्कि बिल्कुल हंसी नज़र आ रही है, कोई टेंशन जो लोगों को लगता है होगी उनके चेहरे पे वो बिल्कुल कतई नज़र नहीं आ रही है। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है फरीद साहब 11 बजे, तो ये एक औपचारिकता भी है क्योंकि जो कैबिनेट है उसको इस्तीफ़ा देना होगा और फिर नई सरकार का गठन होगा।
ये कल कैबिनेट मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये अपने में एक प्रक्रिया है जो कि पूरी होगी। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ये तो होनी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कल की मीटिंग बहुत अहम होगी, क्योंकि जो भी एनडीए के साथ हुआ है, सामने सरकार बन गई तीसरी बार, इसमें कोई शक नहीं, हैट्रिक हो गई, लेकिन जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। सरकार बनने जा रही है। हाँ, बनने जा रही है, लेकिन जो उम्मीदें थी अगर वो पूरी नहीं हुई हैं तो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा ज़रूर होगी, वो तो है। क्योंकि जहाँ तक आपने कहा कार्यकर्ता के हौसले बढ़ाने की बात है, वो अपनी जगह सही है। लीडर्स ऐसे हालात के लिए, और ये तो ऐसे ये हार तो नहीं है, ये तो सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस तरह के जो नशे व फराज आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसके लिए पॉलिटिशियन भी और साथ में कार्यकर्ता भी मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट बन रही है, उसके बाद की चीज़ें जो हैं तो मेरे ख्याल में वो डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में। जी, गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है फिलहाल। आशा जी, व्हाट वुड यू से दैट नाउ दैट यू नो the position in which the BJP is, it's very akin to what Vajpayee's position was when he was running a kind of coalition government of the NDA in his tenure, and so he had to take everybody along. So I think now Prime Minister will have to reposition, change. There will have to be a change in the strategy of taking everybody along within the family of NDA. No, as I said earlier, Prime Minister has this habit of taking everybody along. I mean, his earlier tenure, BJP had absolute clear majority on its own. But even then, it was the partners were they were part of coalition. At no stage, Mr. Modi or BJP said, we don't need you, you can be out, or it didn't haggle with them for ministerial berths or other things. So now BJP needs them, and there's no reason that they will not take them along. Right. So BJP doesn't have this attitude. So far, it has not displayed the attitude of being an exclusive party. It is for running the government. It will take everybody along. There's an example of it when the government was no party was in a position to form government in Jammu and Kashmir. It even took support of Mehbooba Mufti, or it supported Mehbooba Mufti. Yes, that's a big point. Yeah, they were like rivals. They fought like bitter enemies. But at the end, the government government is a viable thing. No, you have to make government viable, and it is the responsibility of a big organism. So they told, you make the government. Mehbooba Mufti, her father, in fact, Mr. Mufti made the government, and BJP said, we are going to support you. And they supported it. So BJP has this culture of taking everybody along, because they have to form the government, and the nation doesn't want politicians to play games. Nation wants to be governed. People want them to govern. So they'll be very serious about it. And I have no reason to believe that others would, from the beginning, try to play tricks on this. So I think it will be a smooth transition. They will be able to, Mr. Modi will be able to have a third term and have a government in place. But of course, who he chooses as his ministers, it's going to be very different from what we have seen earlier, because there will be some repercussions of the sort of debacle or less seats they got in this election, and it will be seen in the formation of the ministry also. You're right. हाशमी साहब, ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम देखें बीजेपी की परफॉर्मेंस या एनडीए की परफॉर्मेंस, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जो हैं उन्होंने अपनी सीट हारी है, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, और दक्षिण में कैंडिडेट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाई, इतनी उम्मीद थी। क्या लगता है आपको कि इसका पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पार्टी पे? क्या आप देखते हैं कि इसका एक इम्पैक्ट होगा? अगर केंद्र में मंत्री जो हैं वो अपनी सीट हार जाते हैं तो उसका असर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन के बाद फिर नए सिरे से तैयारी करती है, और तैयारी भी तब करती है मंथन के बाद। तो मंथन निश्चित होगा इस रिज़ल्ट को लेकर के, उसके बाद भी तय होगा कि उनके कौन से उम्मीदवार और वजह क्या रही, क्या अंदरूनी कलह वजह थी या सरकार की वजह से, या सरकार की कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आई। ये सब मंथन का विषय है। उसके बाद जो मंथन के बाद जो निकल के आएगा वो फिर कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। जहाँ तक रही बात स्मृति ईरानी की,
तो लोकल लेवल पे हम लोग इस पे इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि चूँकि उनके पास कैनवास बड़ा था काम करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पे वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी, लोकल स्तर पे उस तरह से नहीं जा रही थी जिस तरह से एक लोकल सांसद जो इस इलाके का होता है वो जाता है, तो उनकी समस्याएं सुनता है। इलेक्शन के दौरान हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी थी, जो वादे किए थे स्मृति ईरानी ने वो शायद उन्होंने पूरा नहीं किया, लोग नाराज़ थे। तो उनके वजह एक ये हो सकती है कि उनकी गैर मौजूदगी, विकास उम्मीद से कम होना, शायद उनको वजह, उनके हार की वजह ये रही होगी। जी फरीद साहब, सबके बीच प्रियंका गांधी आज खासी खुश नज़र आई और उन्हें ट्वीट करके जो उत्तर प्रदेश में सपोर्टर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको धन्यवाद भी दिया। उनके लिए जाहिर बात है एक बहुत बड़ा दिन है। कैसे देखते हैं आप इसको, प्रियंका का जो एक इसमें योगदान है, उस पूरी जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है कांग्रेस में, कितना बड़ा योगदान देखते हैं? बिल्कुल, आप यूपी में इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका ने बहुत मेहनत की थी। और आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जब कार्यकर्ताओं का सबका थैंक्स किया तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि मैं ख़ास तौर से प्रियंका का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो यहीं कहीं आसपास में छुपी हुई है, मतलब वो भीड़ में नज़र नहीं आ रही थी। तो ये इस बात को खुद राहुल ने उस वक्त कहा। लेकिन हाँ, ये हमने आप सर में देखा है जो जिस तरह जो भाग दौड़ थी जो चुनावी उसमें मौसम में, तो वो तो प्रियंका कर रही थी और बहुत कहीं कहीं बहुत जज्बाती अंदाज में उन्होंने वोट मांगा। कहीं सोनिया गांधी ने भी कहीं अपील की जब, तो वो भी बहुत जज्बाती अपील थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जज्बाती अपील भी की है और दौड़ी बहुत है, मेहनत बहुत की है भाई के लिए। और एक भाई बहन का जो उनका आपस की बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी मैसेज दे रही थी कहीं ना कहीं। इसी बीच अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल मीटिंग बुलाई है। आशा जी, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मीटिंग व्हिच खड़गे इज कॉल्ड टुमारो evening? The timing is very important, you know, it's tomorrow evening and not in the morning for the India bloc to, you know, strategize for their future plan of action. Well, right now the vibes coming from India bloc is, particularly Congress, is that they will also they will also try to attempt to make the government. They are trying to approach NDA's constituents like Nitish ji and all that. Right. They will make an attempt. Whether it's a posturing or they will actually do, that's a different thing. Right. But nevertheless, they will try to attempt. Even if they are not able to make it, but they are kind of giving it to the BJP that hello, we are also in the race. Don't think that we have given it up. So, as you said, there will be a cabinet meeting tomorrow. There will be some consultations within the BJP also. There will be some statements from, say, like Chirag Paswan today said openly that I am a Hanuman of Narendra Modi and I am going to be his disciple. Whatever he says, I will stick with him. He has got 5 seats, which is very crucial for BJP to have a government. Similarly, I expect more statements, gestures and signals to come from all the sides, and I think Congress wants to make an assessment of all that and also see how boldly Mr. Narendra Modi goes about making his government. So after that, tomorrow is very hectic day for Congress also, because they will try to make lot of gestures to the parties, probably talk to individuals, and at the end of it they will kind of assess the situation whether they are in a position to form the government. I think they are not going to immediately say we are going to sit in the opposition, because they are very enthused by the response of the voters. Of course, they have got the good numbers, and they would like to pretend that they also can form the government. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें दोनों साइड जो हैं वो खुश हैं, दोनों जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। और अभी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जब प्रधानमंत्री आके बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी जश्न है और कांग्रेस में भी मूड काफ़ी अपबीट है। बहुत अरसे बाद इस तरह के एक इलेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप आशु साहब? ये बड़ा दिलचस्प है, जो कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सुबह से एक ही तरह के आंकड़े हैं और निश्चित है कि बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से रिस्पांस दिया है इलेक्शन में, जिस तरह से उम्मीद से ज़्यादा उसने किया है। लेकिन घोषणाएं तो बहुत होती हैं, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, रिज़ल्ट क्या आता है वो डिपेंड करता है।
जिस तरह से खुशी का आलम है कांग्रेस के दफ्तर में, मेरे ख्याल से उनको भी नहीं लग रहा था कि वो 50 से पार कर पाएंगे। और दुगना जो अभी जो तस्वीर है उसके हिसाब से वो पिछले के मुकाबले में उनका दुगना आंकड़ा आ रहा है। तो निश्चित है कि उम्मीद से जब ज़्यादा अगर किसी को हासिल हो जाए तो वो फिर खुशी होता है। और कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं, ये नहीं वो देख रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बन रही, उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी सरकार बनती नहीं दिख रही है फिलहाल। अब वो कल वो मंथन में क्या निकल के आता है और क्या वो उनका हिसाब किताब होगा वो तो अलग चर्चा का विषय है। पर ये है कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आ रहा है, वो उनके खुशी का कारण है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरे ख्याल में वही सिचुएशन थी कांग्रेस के लिए कि अगर इस इलेक्शन में नहीं करते तो फिर वो दूसरा मौका मिलता नहीं। तो लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उस तरह के बयान दे रहे हैं कि रात अभी बाकी है और रात में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं राजनीति में। क्या आपको लगता है कि कुछ बहुत ही मिरेकल कोई इस तरह से होने वाला है जहाँ तक कि अभी जो सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए? आते साहब, सियासत में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन एनडीए के लिए सबसे इत्मीनान की बात यह है कि खुद नीतीश कुमार ने अपनी गारंटी दी है कि मैं फ़िलहाल यहाँ हूँ। तो एक तो टेंशन की बात है। अभी जैसे कि आशा जी ने पहले कहा था कि आंध्रा का मामला जो है चंद्रबाबू नायडू का, एक आदमी पीसफुली शांत इन्वॉल्व है गवर्नमेंट में, तो फिर वो क्यों हटेगा वहाँ से? बाकी कि मेरे ख्याल में ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए और उधर से रिस्पॉन्स भी उस तरह का मेरे नहीं मिलेगा। कल से जो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कुछ एक देना चाहती है अपने संदेश की, कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास जिस तरह से संदेश गया, उस डीएम साहब को लेकर के जो इस तरह की बातें हो रही थी कि 150 डीएम को ऐसा फ़ोन किया और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि अब ऐसा इस तरह का नहीं है, कानून व्यवस्था हमारे हाथ में होगी। और आज भी उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल गया कि मिला है इलेक्शन कमीशन से, उनको लग रहा है कि शायद जैसा उन्होंने ऐलान किया था कि 290-95 आ सकता है मुझे, और अभी उनके बाद 230-33 के आसपास आंकड़े घूम रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है ऐसा। और अगर कल का राहुल गांधी का बयान देखेंगे तो एक तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोग आखिरी वोट गिनती तक सचेत रहें। तो उनको, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद मिरेकल हो जाए या कोई गड़बड़ी हो जाए। But clearly, Asha ji, the Election Commission stand has been vindicated, all through, because fingers were being pointed at the Election Commission, the EVMs and all those things. And they had categorically said that, if there are any complaints, they're going to address it if they are placed. But now it appears that, it is a very, in terms of integrity, the results are quite obvious. Well, yes, the Indian system of voting through EVMs, it is being appreciated all over the world. I mean, I was told that recently 55 countries have shown interest that India should get involved in training their staff and giving their wherewithal to these countries for conducting elections, because it's very smooth, it is green, there's no use of paper in that, and it is much more precise. I mean, the chances of it being manipulated are minimal. Nobody can say that you cannot manipulate a machine. Ultimately, these are run by humans, but the chances are very, very bleak. Earlier, when we used to have ballot papers, you remember, somebody will just seize a polling booth and put all the stamps on all the papers. Nobody knew who has voted. Yes. So it is a by and large a foolproof system, which has been proven again and again. It's not the first time that the opposition side has challenged the veracity or authenticity of EVMs or the process. It has been time tested. It has been subjected to legalities. It has been subjected to scientific verifications, and there are observers from other countries. They come and they monitor our elections. Never has it been proven conclusively that we can manipulate this system. But opposition, till yesterday, as Hashmi ji said, Congress was saying that sab kuch gadbad hoega, and asking their cadres to be alert. But today they are winning. They are also winning. But what is there some gadbad? So it is all, Indian politics is all rhetoric also, just all posturing, rhetoric. It's not, they always don't mean it. They just want to create a issue for the other side to be defensive. But
you have to understand that you are trying to compromise with the reputation of the country and with the reputation of India's this new voting system, which is not fair. I mean, what are they gaining out of it? भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है,
ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं,
पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए
देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा,
देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे,
ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है, मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाई और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे।
हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। So clearly you saw a very, very confident Prime Minister who talked about the performance of the NDA. Now, finally, the dividends have started paying for the BJP of the strong NDA, which it has always believed in. Let me also quickly recap what he said. He was very, very confident, and he was very definite in his intention of forming the government. He thanked the voters, and he said that the victory, it's a victory of democracy, and we should also talk about it in the entire world. It should be it should be talked about a lot. Then he also talked about Sabka Saath, Sabka Vikas, congratulated Election Commission for successfully conducting the elections, including the security agencies. He talked about the J&K, how
there was record voting, and it showed a mirror to the people, the people who want to defame India and the rest of the world. And he also talked about after 1962, this is the first formation of NDA, which has completed 2 terms and has now coming back into power. Now, about the states, he said that there was stellar performance of BJP in Arunachal, Andhra, Odisha and Sikkim. First time he talked about BJP forming the state government in Jagannath's own land, which is Odisha. He talked about Telangana, Madhya Pradesh, Gujarat, Delhi, Chhattisgarh, Uttarakhand and Himachal Pradesh, where he said the party has seen almost a clean sweep. He also praised Chandrababu Naidu and Nitish Kumar for their performance in their respective states. But he also got emotional at one point of time. We talked about his mother, that he didn't miss his mother because he got support of all the women in this country who have really supported him and never let him feel her absence. So this is what in a nutshell he said, but clearly Ashaji he has his roadmap laid down very clear about the third agenda of the third NDA government. Yes, he hinted that there are going to be sweeping changes in law. I think, if I'm not, I have not made a wrong calculation, he's hinting at the farm laws. You remember he said that, he said something about farm sector, that we will see that किसानों को उनका पूरा मिलेगा. Probably he's hinting at farm laws, which he had to curtail last time. He took a bold step, which all the reformist people were saying, this is a big step, this will help the farmers ultimately. But he had to take it back because of the strong opposition to it. The opposition has not gone away, but if he's determined, he will put those laws on the track. And probably he has something else also in mind, we don't know about that. Right. But it was a speech of a winner. He said, Abhi Aruj aa rahe hain. But he spoke like a Prime Minister. He gave a clear roadmap. Thank you very much. We have done well, and this is my roadmap. So he shifted that, the narrative of BJP not having done up to the optimal level to, yes, we've done well and we mean business, we want to do this. ये प्रधानमंत्री की जो जिस तरह की ओरेटरी है, उसी का कमाल है कि प्रधानमंत्री एक पूरा जो मूड है वो सेट करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में एक पूरी नई दिशा, उन्होंने पूरा रोड मैप अपना तैयार कर दिया. लेकिन जैसे आशा जी कह रही हैं, क्या अब आपको लगता है बीजेपी लेड एनडीए इस स्थिति में होगा कि इतने वो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके? ये एक देखने वाली बात होगी हाशमी साहब. देखिए, अभी अगर उनकी भाषण को अगर हम ध्यान से गौर करें तो 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट हो गई. कि एक तो ये कि उन्होंने अपनी बातें इस तरह से घुमा दी कि कार्यकर्ताओं को ऐसा ना लगे कि बीजेपी को कम सीटें आई हैं. उन्होंने इसलिए कई स्टेटों के नाम बता दिए कि यहाँ हम जीत गए, और फिर ये भी बताने की कोशिश करी कि हम उन पार्टियों से ज़्यादा हमारी सीटें हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे. तो एक तो उन्होंने ये किया. दूसरी बात ये कि हरियाणा के में इलेक्शन होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान रखा उन्होंने. दूसरी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बड़े फैसले लेने हैं वो ये ना समझें कि अगर वो किसी की मदद से सरकार चलाएंगे तो बड़े फैसले नहीं लेंगे. तो अगर ईडी की कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचारियों पे तो वो बंद नहीं होगा. वो एक तरह से उन्होंने वो संकेत दे दिए. और उन्होंने पहले से, पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि उनको संविधान के 75 साल पूरे होने पे जश्न मनाना है और शिवाजी के 350 पूरे होने पे जन्मदिन पे कार्यक्रम करना है. यानी कि उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है. और ये साफ साफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को संकेत है. जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं तो जनता को भी बता रहे हैं और उन पार्टियों को भी बता रहे हैं जो उनके साथ में हैं. तो इसलिए कि कोई ऐसा मजबूरी ना समझे कि हम बड़े फैसले नहीं लेंगे. मेरे ख्याल से वो जिस तरीके से फैसले लेने के आदी हैं वो उसमें शायद कोताही ना करें. आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऐसे फैसले लेते वक्त उन जो साथी हैं उनके, वो उनका कैसा रिएक्शन है. अभी हम लोग उस पर कुछ नहीं कह सकते. सरकार बनेगी,
कुछ बड़े फैसले आएंगे, उसके बाद जो रिएक्शन होगा तब हम कह सकते हैं। लेकिन अभी इनका जो मूड है जी। वो तो कहीं से लग नहीं रहा है कि वो उनको कम सीटें आई हैं और उनको मलाल है किसी तरीके का। जी। तो उनका जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम में जो करना वो करेंगे। जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर जोर दिया, अब इंडियन डेमोक्रेसी की जो खूबियाँ थी बताई, इन्होंने बताया कि सख्त गर्मी में जहाँ जो स्टाफ काम करने वाले थे इलेक्शन के, पोलिंग स्टाफ, उसकी तारीफ़ की उन्होंने, सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इसको दुनिया से आप इंट्रोड्यूस कराइए, किस तरह हमारी बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये 4 चांद लगाती है हमारे मुल्क के लिए डेमोक्रेसी जो है। तो एक फैक्टर ये था जो इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर, वो अच्छी चीज़ थी वो। कि वो साथ साथ उन्होंने स्पीच में, मतलब उसको पॉलिटिकल स्पीच ना रखे, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलता है उस स्टाइल से उन्होंने बात की है। Yes, so Asha ji, one last comment from you that the Prime Minister, one thing is for sure that they have to, the BJP will now have to take along their allies in the NDA in a big way. Though we have spoken that NDA has been very good to its ally, even the Akali Dals at one point of time they have kept. So the dividends have not now started paying to BJP, and it's talking about the NDA win and not the BJP win this time around in a big way. But clearly, some compromises BJP will have to make in while carrying forward the government. Of course, that goes without saying, because absolute majority and being supported by others for a majority are two different things, and the Prime Minister will have to negotiate if he wants his way to prevail. He will also have to make some compromises somewhere. But I don't think they will. Going by the speech what he made at this stage, he is very clear about what he wants from his third term, and third term, as he thinks, that he said it's a blessing from the people of India, and I'm sure he will not let it go waste. Right. He will not let it go waste because somebody is supporting him. And again, as you rightly said, they have invested in their allies. When they didn't need them, they kept them with them. And now BJP needs the allies, and they expect them to kind of behave the same way. Right. So spectacular, the way the things have turned out today. And the Prime Minister's speech in the end, there's a lot to unfold in the 24 hours, but one thing is clear, that the Prime Minister has made the claim for forming the government, and being in the the leading position. BJP, of course, is the first claimant of being invited to form the government, so there is no ambiguity about that, and he wants to take everybody along. Well, he has his roadmap clearly laid down for the third term, which is going to be very interesting. So that's the update for today. The results are still awaited, and we still have trends. BJP is at 239, NDA at 291, and India at 234, and Congress still at 100. So Congress has also been able to get a century. The pollsters, the experts were saying they will not be able to reach the 3-digit mark, but of course they have done it, but close but no cigars. You see, it's the BJP which is still in the strong position, and the Prime Minister has called a cabinet meeting tomorrow at 11 o'clock, where of course the formalities will take place. There will be the resignation of the cabinet, and then of course the formation of new government. Now in the meanwhile, tomorrow the India bloc has also called a meeting tomorrow evening, where which will be led by Mallikarjun Kharge, where all the India bloc members will get together, put their heads together. But clearly BJP is still in the strong position to stake claim for forming the government. We will be following this the government formation very closely. We at Awaaz The Voice, the entire team, has worked really hard to bring you all the updates regarding election results, and we hope that you liked our efforts and they were informative, and we hope that you will continue to support us in future also. That's all for now. We'll be back tomorrow with more updates and the leads, the final results, which we are hopeful will get overnight. That's all we have. Thank you very much.